विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, ममता बनर्जी की पार्टी में आपसी कलह बढ़ती जा रही है। पार्टी के कई शीर्ष नेता चक्रवात अम्फान के बाद से पुनर्वास कार्यों और कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के राज्य सरकार के तरीके के खिलाफ सरेआम बोल रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर बढ़ रहे असंतोष ने टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व के लिए ऐसे समय में मुसीबत खड़ी कर दी है जब राज्य विधानसभा चुनावों में महज 10 महीने का ही समय बचा है। पिछले साल के लोकसभा चुनाव परिणामों में राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत मिला था, जिसमें बीजेपी टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरी थी। इसे देखते हुए तृणमूल कांग्रेस के लिए इस बार बहुत कुछ दांव पर है और चुनावों के पहले पार्टी में सब कुछ ठीक करने के लिए ममता बनर्जी के लिए कुछ ही महीनों का समय बहुत अहम है। पार्टी के कई विधायकों एवं सांसदों का दल बदल करना तृणमूल के लिए वर्ष 2019 के संसदीय चुनावों में बहुत महंगा पड़ा था। बीजेपी को पिछले आम चुनावों में बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत मिली थी, जो टीएमसी को मिली 22 सीटों से महज 4 कम थी। सूत्रों के मुताबिक साधन पांडे, सुब्रत मुखर्जी और पार्टी के सांसद महुआ मित्रा जैसे मंत्रियों एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हाल में दिखे आक्रोश ने राज्य के सियासी खेमे में बहस छेड़ दी है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि वरिष्ठ नेताओं का ये गुस्सा और वो भी सार्वजनिक तौर पर चिंता का विषय है। पार्टी ने उनसे अपने विचार जनता के समक्ष नहीं रखने को कहा था, तो फिर वे जनता के बीच क्यों गए? क्या वे कोई संदेश देना चाहते हैं? इसे देखने की जरूरत है। भले ही ममता बनर्जी ने हाल ही में पार्टी की बैठक में किसी का नाम लिए बिना असंतुष्ट नेताओं से पार्टी को भीतर से कमजोर करने के बजाय इसे छोड़कर जाने को कहा, लेकिन चीजें फिर भी ठीक होती नहीं लग रही हैं। साधन पांडे ने जहां चक्रवात के बाद पुनर्वास के कार्यों में पार्टी के नीत टीएमसी की भूमिका पर सरेआम सवाल उठाए थे, वहीं बंगाल के वरिष्ठतम नेताओं में से एक सुब्रत मुखर्जी ने चक्रवात से बुरी तरह से प्रभावित उत्तर और दक्षिण 24 परगना में राज्य के मंत्रियों समेत टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। टीएमसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं लोकसभा सांसद मोइत्रा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र कृष्णानगर में खर्च नहीं की गई निधि और गैर नियोजित कार्यों को लेकर पार्टी संचालित ग्राम पंचायतों पर हमला बोला था और लोगों से स्थानीय नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होने की अपील की थी। उठापटक के बीच भाजपा नेता मुकुल रॉय ने दावा किया कि टीएमसी के कई शीर्ष नेता हमारे साथ संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि वे उचित समय आने पर पार्टी में शामिल होंगे। कुछ महीनों का इंतजार करें, आप टीएमसी को ताश के पत्तों की तरह बिखरते दिखेंगे। रॉय के विचारों से इत्तेफाक रखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं बंगाल के लिए पार्टी के रणनीतिकार कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी नेताओं एवं मंत्रियों की सरेआम विचार व्यक्त करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम टीएमसी के भीतर की कलह से अवगत हैं। ये अच्छा है कि उनके कम से कम कुछ नेता सच बोल रहे हैं। टीएमसी के नेतृत्व का मानना है कि ये पार्टी के भीतर अविश्वास पैदा करने की बीजेपी की साजिश है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं और सरकार के निर्णयों पर लगातार सवाल उठा रही हैं और ऐसे संकेत कर रही हैं जैसे ये फर्जीवाड़ा मंत्री और मुख्यमंत्री की जानकारी में हुआ हो। प्रियंका वाड्रा की ऐसी ही बातों का योगी सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने करारा जवाब दिया। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया और कहा कि शिक्षा विभाग में इतने बड़े बड़े फर्जीवाड़े हो रहे हैं तो क्या शिक्षा विभाग के मंत्री की जानकारी में ये नहीं था? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी भनक नहीं लगी? हैरानी की बात यह है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बड़ी मछलियों को खूब टॉलरेट किया जा रहा है। प्रियंका वाड्रा के इसी सवाल पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि आदरणीय बहन जी, यहाँ तो कोई मामला मुख्यमंत्री और मेरे संज्ञान में आते ही कड़ी कार्रवाई शुरू हो जाती है, लेकिन देश जानना चाहता है कि रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले की जानकारी आपको थी या नहीं। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कई भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं। ईडी सहित कई एजेंसीज मामले की जांच कर रही हैं। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा जमानत पर हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इस बात की भनक लगते ही कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 10 जून को अचानक जयपुर पहुंचे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में कांग्रेस आला कमान को सूचित किया था कि राज्य सरकार सुरक्षित नहीं है। इसके बाद सभी विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बाहर आकर देर रात को बयान दिया था कि उनके विधायकों को 25 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगले ही दिन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बयान दिया कि ये विधायकों को बदनाम करने की कोशिश है और मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं होती। विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसीबी के महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तर्ज पर जनता द्वारा चुनी हुई राजस्थान की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। लेकिन इस पत्र में इस बात का जिक्र नहीं था कि ये साजिश कौन कर रहा है और न ही इस चिट्ठी पर महेश जोशी के हस्ताक्षर थे। इसके बावजूद ये चिट्ठी जयपुर के हर मीडिया कर्मी के पास थी। दिल्ली आलाकमान ने रणदीप सिंह सुरजेवाला और टीएस सिंहदेव के अलावा राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राज्यसभा सांसद राजीव सातव और मानिक टैगोर को भी जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया। तब एक बार लगने लगा था कि मामला सही में गंभीर है और राजस्थान सरकार वास्तव में खतरे में है। लेकिन 10 जून को शुरू हुए इस घटनाक्रम में जब 13 जून को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली के लिए रवाना हुए तो सवाल उठने लगे कि क्या इस घटनाक्रम में दिल्ली आला कमान भी शामिल हो गया है। सूत्रों ने बताया कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सभी विधायकों से बात करके एक रिपोर्ट बनाई है जो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी। लेकिन इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कुछ वीडियो और ऑडियो की जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के पास भेजी है, जिसमें इस बात के सबूत हैं कि कौन व्यक्ति राजस्थान सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा था। अब ये पूरा मामला कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के पास है। फिलहाल 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव तक ये पूरा घटनाक्रम शांत हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के नेता अशोक चौहान और बालासाहेब थोराट ने उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए तो शिवसेना दोनों नेताओं पर हमले करने लगी। शिवसेना के इस हमले के बाद बीजेपी ने उद्धव सरकार को ही लपेटे में ले लिया। बीजेपी ने सामना के संपादकीय का हवाला देते हुए कहा कि इन्हें महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से जान गंवाते लोगों की फिक्र नहीं है, बल्कि केवल कुर्सी की चिंता है। बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि ये लोग पुरानी खाट की आवाज पर बात कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि इन्हें महाराष्ट्र के अस्पतालों के बेड की कमी के चलते कोरोना मरीजों की मौत की कोई चिंता नहीं है। महाविकास आघाड़ी सिर्फ खाट और कुर्सी के बारे में सोचने में मशगूल है। ये भी सोचने वाली बात है कि इतनी बेइज्जती के बाद क्या कांग्रेस और एनसीपी में कोई आत्मसम्मान बचा है। महाराष्ट्र चीन बन गया है और ये लोग आपस में ही लड़ने पर आमादा हैं। बता दें कि सामना के संपादकीय में लिखा गया कि खाट पर बैठे अशोक चौहान ने भी साक्षात्कार दिया और उसी संयम से मुस्कुराए। सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सरकार में हमारी बात सुनी जाए। प्रशासन के अधिकारी नौकरशाही विवाद पैदा कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। अब ऐसा तय हुआ कि कुरकुर की आवाज वाली खाट के दोनों मंत्री महोदय मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कहने वाले हैं। मुख्यमंत्री उनकी बात सुनेंगे और निर्णय लेंगे। लेकिन कांग्रेस क्या कहना चाहती है? राजनीति की ये पुरानी खटिया क्यों कुरकुर की आवाज कर रही है? हमारी बात सुनो का मतलब क्या है? ये भी सामने आ गया है। थोराट और चौहान दिग्गज नेता हैं, जिन्हें सरकार चलाने का बहुत बड़ा अनुभव है। हालांकि उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का दीर्घ अनुभव शरद पवार और उनकी पार्टी के लोगों को भी है। हालांकि कुरकुरिया कोई आहट नहीं दिख रही। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अशोक चौहान ने अभी हाल में महाराष्ट्र सरकार के नौकरशाही के कामकाज पर प्रश्न उठाए थे और इसे दुरुस्त करने का आह्वान किया था। उनके इस बयान पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में जवाब दिया गया है, जबकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तारीफ की गई है। कोरोना काल में गांधी बाड्रा कांग्रेस का काम सिर्फ राजनीति करना है। राहुल गांधी लॉकडाउन से लेकर चीन विवाद तक घटिया सियासत कर रहे हैं तो सोनिया गांधी बात बेबात पीएम मोदी को चिट्ठी लिखती हैं। अपने ताजा पत्र में सोनिया गांधी ने तेल की कीमतों को कम किए जाने की मांग की। लेकिन अगर सोनिया गांधी की ये मांग तभी सही समझ में आती जब वे कांग्रेस शासित राज्यों को वैट कम करने के लिए लिखती और उनसे कीमत कम करवाती। हकीकत तो ये है कि पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों ने तेल पर मनमाना वैट लगाकर मोटी कमाई की है। सोनिया गांधी के पत्र से तो यही लगता है। क्या कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात नहीं मानते?
ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि पंजाब, राजस्थान, पुडुचेरी में कांग्रेस की अपनी और महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर वैट और सेस ज्यादा होने के कारण लोगों को प्रति लीटर अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। राजस्थान, पंजाब और पुडुचेरी, महाराष्ट्र की सरकार पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा वैट लगाकर करोड़ों रुपए की कमाई कर रही है। कोरोना संकट काल में कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण इन राज्यों के लोग परेशान हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी अपने मुख्यमंत्रियों की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रही हैं। सोनिया गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों की जगह प्रधानमंत्री मोदी से बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग की। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि ऐसे वक्त में जब लोग संकट में हैं, तब इस तरह का दाम बढ़ाना उन पर और भी संकट डाल रहा है। ऐसे समय में सरकार का फर्ज बनता है कि लोगों के संकट को दूर किया जाए। अगर कांग्रेस अध्यक्षा अपने मुख्यमंत्रियों को इस तरह का पत्र लिखकर दाम कम करवाती तो आम लोगों को कुछ ज्यादा फायदा भी होता। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम पर दोहरा रुख अपनाते हुए सोनिया गांधी केंद्र सरकार को पत्र लिख रही हैं। मंशा साफ है, कोरोना काल में भी राजनीति। अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने जा रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि अब तक ऐसा नहीं हो रहा था। अगर कुछ हो रहा था तो सिर्फ राजनीति और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर। अगर ऐसा नहीं था तो क्यों हर गड़बड़ी का ठीकरा दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और संजय सिंह केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ रहे थे, और दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना वायरस के फैलाने पर काबू पाने की नाकामी के लिए इस्तीफा मांग रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अब दिल्ली को लेकर विशेष रूप से सक्रिय हो गए हैं, और अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के साथ मीटिंग के बाद 5 और अफसरों को दिल्ली के हालात सुधारने का टास्क दिया है। दिल्ली में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए टेस्टिंग्स और इलाज की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। सवाल ये है कि ऐसा करने के लिए किस किस बात का इंतजार हो रहा था। जब दिल्ली में दंगे हुए तो एक सवाल उठा था, दिल्ली वालों को दंगों से नहीं बचा सकती तो केजरीवाल किस बात के मुख्यमंत्री। ये सवाल फिर से उठ रहा है। सिर्फ फर्क ये है कि दंगों की जगह कोरोना वायरस है। दंगों के दौरान तो अरविंद केजरीवाल के हाथ बंधे हुए थे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान तो कुछ ऐसा भी नहीं रहा, और अनलॉक के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर हुआ हाल भी फरवरी में हुए दंगे जैसा ही लगने लगा है। तब भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के भरोसे बैठे हुए थे, और कोरोना वायरस के मामले में भी अब तो ऐसा ही लगने लगा है। दंगे बेकाबू होने की वजह से समझ में आने वाली बात है। अब वही कोरोना वायरस के दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल में पहुंच जाने पर महसूस की जा सकती है। तब भी अरविंद केजरीवाल हाथ पर हाथ धरे इसलिए बैठे रहे कि दिल्ली पुलिस तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती है, लिहाजा तोहमत भी उन पर ही आएगी। अब भी टेस्टिंग को लेकर सवाल उठा तो आईसीएमआर की गाइडलाइन का बहाना बनाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने शवों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर फटकारा तो दिल्ली सरकार के मंत्री जिम्मेदारी एमसीडी पर डालने लगे। अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने की राजनीति में तो अब तक अव्वल आते ही रहे हैं, लेकिन सरकार चलाने के मामले में पब्लिक वेलफेयर से उनका दूर दूर तक नाता नजर नहीं आ रहा है। क्या दिल्ली चुनाव जीतने के बाद दिल्ली वालों को आई लव यू बोलने के बाद ऐसे ही काम की राजनीति की बात कर रहे थे? अब कोई बहानेबाजी नहीं चलने वाली है। भ्रष्टाचार मिटाने और लोकपाल बनाने के नाम पर दिल्ली में सरकार बनाने के बाद 49 दिन में भाग खड़े हुए केजरीवाल ने घर घर जाकर माफी मांगी तो दिल्ली वालों ने जी खोलकर बहुमत भी दे दिया। जब कार्यकाल पूरा होने को आया तो आखिरी दौर में चुनावी वादा पूरा करने में जुट गए, और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मदद से फिर से चुनाव जीत गए। लेकिन उसके बाद से क्या हो रहा है, ये राजनीति अब और नहीं चलने वाली है, क्योंकि पहली जिम्मेदारी तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ही बनती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी जो उनको काम करने से रोक रही थी। कोरोना वायरस से जंग में दिल्ली पुलिस उतनी ही शिद्दत से काम कर रही है जैसे बाकी राज्यों की पुलिस। दिल्ली पुलिस भी कोरोना वायरस से उतनी ही पीड़ित है जितनी देश की दूसरी पुलिस और सुरक्षा बल। उद्धव ठाकरे की कुर्सी 6 महीने में ही चरमराने लगी। चर्चा है कि बड़े फैसलों से कांग्रेस को दूर रखने से पार्टी के कई बड़े नेता मुख्यमंत्री ठाकरे से नाराज चल रहे हैं। इस बात को एक बार फिर बल मिला जब शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस के 2 नेता अशोक चौहान और बालासाहेब थोराट पर निशाना साधा गया। ऐसे में विपक्ष भी अटैक मोड में आ गया। शिवसेना ने सामना के जरिए कांग्रेस को पुरानी खटिया कहा तो मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने शिवसेना को खरी खरी सुना दी।
उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस को पुरानी खटिया बताने वाली शिवसेना भूल गई है कि जिस सत्ता पर वो इतरा रही है वो कांग्रेस के समर्थन के बगैर उसे नसीब नहीं होती। कांग्रेस के मंत्री मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री उन्हें छोड़कर सबसे मिल रहे हैं। सत्ता के मुंह में कितना झेलना, सामना की संपादकीय में कांग्रेस पर निशाना साधा गया। लिखा गया है कि खाट पर बैठे अशोक चौहान ने भी साक्षात्कार दिया और उसे संयम से कुरकुराए। सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सरकार में हमारी बात सुनी जाए। प्रशासन के अधिकारी विवाद पैदा कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। अब ऐसा तय हुआ कि कुरकुर की आवाज वाली खाट के दोनों मंत्री महोदय मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कहने वाले हैं। मुख्यमंत्री उनकी बात सुनेंगे और निर्णय लेंगे। लेकिन कांग्रेस क्या कहना चाहती है? राजनीति की पुरानी खटिया क्यों कुरकुर की आवाज कर रही है? हमारी बात सुनो का मतलब क्या है, ये भी सामने आ गया। थोराट और चौहान दिग्गज नेता हैं, जिन्हें सरकार चलाने का बहुत बड़ा अनुभव है। हालांकि उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का लंबा अनुभव शरद पवार और उनकी पार्टी के लोगों को भी है। हालांकि कुरकुर या कोई आहट नहीं दिख रही। शिवसेना की संपादकीय के बाद विवाद गहरा गया। इसे शांत करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय राउत सामने आए। मंगलवार को उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के सभी कैबिनेट मंत्रियों के बीच समन्वय एकदम सही है, कोई नाराज नहीं है। सीएम बालासाहेब थोराट और अशोक चौहान से बात करेंगे। जैसे ही राज्य से कोरोना संकट खत्म होगा, सीएम ठाकरे सभी की बात फिर से सुनेंगे। बीजेपी के राम कदम ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सिर्फ खाट और कुर्सी के बारे में सोचने में मशगूल है। ये भी सोचने वाली बात है कि इतनी बेइज्जती के बाद क्या कांग्रेस और राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी में कोई आत्मसम्मान बचा है? रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।